पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी को ही हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा चैप्टर था 17 जो था चार्ज से। चार्ज सेक्शन 211 से 224 यानी कि सेक्शन 211 से 224 के बीच में बताया गया है। तो सेक्शन 211 से लेके 217 तक हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था चार्ज जो चैप्टर है आपका वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग हम पूरा का पूरा कर चुके हैं जिसमें उसकी अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट बताए गए हैं। अब जो उसका सेकंड पार्ट है यानी कि 218 से लेके सेक्शन 218 से लेके 224 के बीच में जो है जॉइंडर ऑफ चार्जेस यानी कि जहां आरोपों को जॉइंडर किया जाता है, उनका संयोजन किया जाता है। किन किन चार्जेस का संयोजन किया जाता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो सेक्शन सबसे पहले ये आता है 211 से लेके 217 तक हम उसे पढ़ चुके हैं। और अब इसके बाद में यहां से शुरू होते हैं, ये इसका पार्ट बी है। ठीक है। अब सेक्शन 218 क्या कहता है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए कि जहां कोई व्यक्ति अलग अलग टाइप के अपराध करता है तो वहां उस प्रत्येक आरोप के लिए जो अलग अलग अपराध में उस पर लगा है उस प्रत्येक आरोप के लिए और प्रत्येक आरोप का क्या होगा, पृथक पृथक विचारण होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर अलग अलग अपराधों के चार्जेस लगे हैं तो प्रत्येक अपराध का अलग अलग आरोप लगेगा, अलग अलग आरोप बनेगा और उनका विचारण भी अलग ही होगा। तो ये है सेक्शन 218 जो कि एक कॉमन बात बता रहा है आपको कि अगर आरोप अलग अलग है, भिन्न भिन्न अपराध किए गए हैं तो भिन्न भिन्न आरोप भी लगेंगे। अब हम आते हैं इसी में ही इसके एक अपवाद पर। और वो अपवाद क्या कहता है, यदि जो अभियुक्त है जिसने अपराध किया है वो अगर लिखित में कोई आवेदन दे देता है कि जो अपराधों के चार्जेस मुझ पे लगाए जा रहे हैं, जो क्रिमिनल चार्जेस मुझ पे लगाए जा रहे हैं उनके जो ट्रायल है उनको एक साथ ही कर लिया जाए और उन सब अपराधों का यानी कि संयोजन करके मेरे ऊपर एक ही चार्जेस लगा के उसका ट्रायल कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये इसका जो सेक्शन 218 में उसका एक अपवाद दिया गया है। अदरवाइज कॉमन रूल यही है कि भिन्न भिन्न अपराध तो भिन्न भिन्न चार्जेस, परंतु अगर अभियुक्त लिखित में आवेदन कर देता है तो उसको ज्वाइंट किया जा सकता है। अभियुक्त ने एक से अधिक, अब जो ये लैंग्वेज 218 की है वो कहां अप्लाई नहीं होती है। अप्लाई तो सब जगह हो रही है कि अगर भिन्न भिन्न अपराध है तो भिन्न भिन्न चार्जेज, पर जो कि इसका परंतु दिया गया है वो क्या है कि अभियुक्त ने एक से अधिक अपराध किए हो, एक से अधिक अगर अपराध किया हो और ऐसे अपराध एक दूसरे से भिन्न हो, मेन बात ये है, तब आपके चार्जेज अलग अलग होंगे। अगर अभियुक्त ने एक से अधिक अपराध किए हो और प्रत्येक अपराध एक दूसरे से अलग अलग हो तो उनका जो आरोप है वो भी अलग अलग ही लगेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कि एक मामला था, सलमान खान ने एक काले हिरण को मारा था जो कि आप सबने शायद सुना है। तो वहां पर काले हिरण को मारने का मामला अलग था
और जो उसने वेपन यूज किया था यानी कि आर्म्स एक्ट के थ्रू वो मामला उस पर अलग चला, क्योंकि यहाँ दोनों मामले अलग अलग है। हालांकि अपराध एक ही हुआ है पर दोनों चार्जेस उस पे अलग अलग लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि एक आ रहा है आपका आर्म्स एक्ट में, जो वेपन रखने का अपराध था वो आ रहा है, किस पे आ रहा है? आर्म्स एक्ट में आ रहा है। तो यहाँ जो दोनों अपराध हैं वो दो भिन्न भिन्न संहिताओं में, दोनों भिन्न भिन्न दंड संहिताओं में आ रहे हैं, इसलिए वहां पर चार्जेस भी अलग अलग लगे थे। तो इसका जो एक्सेप्शन है वो अब ये हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि 219 में 220, 221 और 223 ये जो सेक्शन है वो हमको ये बताएंगे कि कौन से चार्जेस को आप ज्वाइंट कर सकते हो, कौन ज्वाइंट किया जा सकता है। परंतु में ये लाइन दे दी है कि अभियुक्त ने यदि एक से अधिक अपराध किए हैं और अगर वे एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं तो उनका अलग अलग ही आरोप लगेगा। परंतु इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे? सेक्शन 219, 220, 221 और 223 इसमें इंक्लूड नहीं है, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, सेक्शन 218 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 219 पर। तो सेक्शन 219 क्या कहता है कि यदि किसी अभियुक्त ने एक ही वर्ष, याद रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज 219 में यही है कि यहाँ एक ही वर्ष होना चाहिए, एक ही किस्म के होने चाहिए और 3 से अनधिक अपराध होने चाहिए। यानी कि अनधिक यानी कि 3 से ज्यादा ना हो, 3 तक बस। यदि किसी अभियुक्त ने एक ही वर्ष में एक ही किस्म के 1 से लेके 3 तक अगर अपराध किए हैं, 3 से अधिक नहीं, तो उन सभी अपराधों को क्या किया जा सकता है? ज्वाइंट किया जा सकता है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। एक ही किस्म से मतलब क्या क्या है? एक ही किस्म से क्या मतलब है कि वो एक ही दंड से दंडनीय हो। दूसरा क्या पॉइंट आता है? एक ही धारा के तहत भी दंडनीय हो सकते हैं। और तीसरा क्या है? एक ही विधि से दंडनीय हो। तो एक ही किस्म के अपराध कौन से होंगे? जो एक ही दंड से दंडनीय हो, एक ही धारा के अंतर्गत आते हो और एक ही विधि में आते हो। जैसे अभी मैंने आपको सलमान खान वाला मामला बताया था, तो वहां हिरण का और आर्म्स का दोनों के चार्जेस जिस पे भिन्न भिन्न लगाए गए थे, क्योंकि दोनों अलग अलग, मैंने जैसे बताया, विधि में आ रहे हैं। दोनों अलग अलग विधि में आ रहे हैं। एक किसी दूसरी विधि में दंडनीय है और एक किसी दूसरी विधि में दंडनीय है। आईपीसी के अंदर आर्म्स से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि आप इनलीगल आर्म्स रखते हो तो आप दंडनीय हो, पर आर्म्स एक्ट के बारे में, इसके बारे में सब प्रावधान दिए गए हैं, तो वहां पर वो एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो 219 क्या कहता है? एक ही वर्ष में एक ही किस्म के 1 से लेके 3 तक, यानी 3 से अनधिक अगर कोई भी आप अपराध करते हो तो उन सबका ज्वाइंट किया जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो एक ही किस्म में 2 एग्जाम्पल कौन से हैं? 379 ये चोरी से रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ आपको। 380 ये भी चोरी से रिलेटेड है। एक सीधा चोरी से रिलेटेड है और एक किसी गृह में चोरी से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही चोरी से रिलेटेड अपराध हैं, तो यहां पर क्या होगा? उनको साथ में ज्वाइंट किया जा सकता है। या एक और दे रखा है, या किसी अपराध का करना या अपराध के करने का प्रयत्न करना, तो इन दोनों अपराधों को भी ज्वाइंट किया जा सकता है। अपराध करने का प्रयत्न भी एक दंडनीय अपराध ही माना जाता है। सेक्शन 511 आपको इसके बारे में बताएगा। 511 आईपीसी का सेक्शन है, क्योंकि दंड सारे जो अपराध हैं भारतीय दंड संहिता के उसमें दे रखे हैं
और 511 हमारा अपराधों के लिए जो प्रयत्न होता है उसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा भी आईपीसी में बीच बीच में कुछ ऐसे अपराध दिए गए हैं जो केवल अपराध ही नहीं बल्कि उनका जो प्रयत्न होता है वो भी दंडनीय माना जाता है। तो यहाँ अपराध करना और अपराध करने का प्रयत्न करना ये दोनों भी दंडनीय होंगे और इन दोनों को क्या किया जा सकता है, जॉइंट किया जा सकता है और इनका जॉइंट चार्जेस लगाया जा सकता है। तो ये आज हमारा हुआ 218, 219। अब हम इसको आगे करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 220। तो सेक्शन 220 क्या कहता है, ट्रायल फॉर मोर देन ऑफेंस। एक से अधिक अगर अपराध किए गए हैं तो वहां पर उन अपराधों को किस प्रकार संयोजित किया जाएगा। उस सेक्शन 220 को 4 क्लॉज उसमें दिए हुए हैं, तो हमको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एक ही समयवार में यदि कोई अपराध एक ही समयवार में किया गया है, ठीक है, एक ही क्रम में किया गया है, एक ही समयवार में, एक ही क्रम में और एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो उन सभी अपराधों को जो जॉइंट करके उनका एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि एक ही समयवार होना चाहिए, एक ही क्रम होना चाहिए और एक ही व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। ये मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्शन 225 और 333। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेक्शन आईपीसी के हैं। जब भी हम सीआरपीसी पढ़ेंगे आईपीसी बार बार रिपीट होगी क्योंकि सेक्शन तो वहीं से ही आएंगे, तो हमें आईपीसी को भी ध्यान में रखना है। आईपीसी भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पुलिस से, किसी की कस्टडी से छुड़वाया जाता है, तो जो छुड़वाना है, किसी की अभिरक्षा से छुड़वाना है, वो सेक्शन 225 में आएगा और उसे छुड़वाते छुड़वाते उसको भी हर्ट करना है, उसको घोर उपति देना है, ये 333 में आएगा। तो ये दोनों सेक्शन यहाँ आ गए हैं, यानी उसको छुड़वा कर गया है और साथ में उसको मार कर भी चला गया है। सेम वैसे ही कि किसी गृह में भेदन किया है, गृह में भेदन के बाद में क्या हुआ है, गृह में भेदन के साथ ही वहां पर जो बाहर चौकीदार बैठा था उसको और मार के गए हैं। तो यहाँ गृह भेदन और उस चौकीदार को मारना, इन दोनों के सेक्शन साथ में लगेंगे क्योंकि ये एक ही समयवार का था, एक ही क्रम में किया गया था और एक ही व्यक्ति के द्वारा ये ऑफेंस किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, आपराधिक न्यास भंग या संपत्ति का दुरुपयोग या कोई छल हुआ, या छल करते हुए क्या हुआ कि कोई आपने कूट रचित दस्तावेज बना लिए हैं, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, ये एक ही समयवार के भाग हो जाएंगे और यहाँ पर भी ये क्या है, एक ही ट्रायल में आएंगे। इन सब का एक साथ आरोप लगाया जाएगा क्योंकि ये क्या है, ट्रायल में मोर देन ऑफेंस, एक से अधिक ऑफेंस है तो उनको एक साथ में काउंट किया जाएगा। क्लॉज 3 में आते हैं हम, कार्य एक हो परंतु 2 धाराओं में अगर परिभाषित है, एक ही कार्य किया गया है परंतु 2 धाराओं में परिभाषित है, तो वहां पर भी उस जो अपराध है उनका क्या कर लिया जाएगा, जॉइंडर कर लिया जाएगा। सेक्शन 411 चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना और उसे छुपाए रखना, किसी को दे देना, ये सब क्या है, 2 धाराओं में परिभाषित है परंतु यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा, ये दोनों भी जॉइंट कर लिए जाएंगे। ऐसा ही एक सेक्शन आपको और दे रखा है 352 और 323। 323 आपका क्या है,
घोर से लेके है, यहाँ उपपत्ति दी गई है, और 352 आपका है हमले से रिलेट, हमला करते हुए किसी को आघात पहुंचाना। तो ये दोनों ही अलग अलग सेक्शन में दिए गए हैं, पर ये क्या है, कार्य एक है परंतु दो धाराओं में आए गए हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जब आरोप लगेगा तो एक धारा का अलग लगेगा, दूसरी धारा का अलग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इन दोनों सेक्शन को ज्वाइंट कर लिया जाएगा और इनको एक साथ में इनका आरोप लगाया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, दो अपराध मिलकर तीसरा अपराध बनाते हैं। अगर कोई दो अपराध मिलके कोई तीसरा अपराध बना देते हैं तो वहां पर भी सभी धाराओं को अलग अलग आरोपित नहीं किया जाएगा, बल्कि एक ही आरोप लगाया जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, जॉइंडर कर लिया जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल है सेक्शन 323। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सेक्शन 323 जैसा कि मैंने बताया, घोर उपपत्ति करके 352 में लूट की गई है, घोर उपपत्ति करके लूट की गई है, और अंततः क्या रिजल्ट निकला है, 394। 394 यानी कि उपपत्ति करके लूट कारित करना, उपपत्ति करके लूट कारित करना। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, उपपत्ति की गई है, लूट कारित गई है, और दोनों मिलके सेक्शन 394 में कवर हो गए हैं। तो यहाँ सेक्शन 394 का क्या होगा, चार्ज लगेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। तो सेक्शन 220 चार भागों में डिवाइड है, जो हमने देख लिया है। अब हम आते हैं सेक्शन 221 2 to 1 where it is doubtful what offense has been committed। जहां यही संदेह है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, तो वहां पर कैसे उनका ज्वाइन किया जाएगा। तो वहां पर सबसे पहला क्लॉज इसका दे रखा है 2 to 1 सेक्शन 221 का, कि अगर जहां संदेह हो कि एक्चुअल में अपराध कौन सा किया गया है, तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा, अनुकल्पतः आरोप लगा के उसको सजा दी जाएगी, अनुकल्पतः आरोप लगा के उसको सजा दे दी जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये सभी एग्जाम्पल आपकी सीआरपीसी में इलिस्ट्रेशन के रूप में दिए गए हैं, और वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जिससे आपको वो भी याद रहे और समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर अनुकल्पतः आरोप का मतलब, अब जिस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक व्यक्ति ने, ए ने कहा, शपथ पर ये बात मजिस्ट्रेट के सामने कही कि ए ने कहा है कि बी ने सी को मारा है, और ये बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पर कही। बाद में जब उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया तो उसने क्या कहा, नहीं, उसने तो उसको नहीं मारा। तो पहले तो कहा मारा है, यहाँ तो मारा है, और बाद में कहा है क्या है, नहीं मारा है। पहले ये कहा, बाद में ये कहा। तो यहां पर क्या कहा गया, अब ये डिसीजन तो नहीं निकल पाया कि एक्चुअल में मारा है कि नहीं मारा है, पर ए को अनुकल्पतः अल्टरनेटिव पनिशमेंट दी गई, दंड आरोप लगाया गया। क्या लगाया गया, मिथ्या साक्ष्य देने का उस पर आरोप लगाया गया, क्योंकि वो एक जगह तो श्योरली झूठ बोला है, या तो ऊपर झूठ बोला है और वो या यहाँ झूठ बोला है, और दोनों ही कंडीशन में वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि शपथ पे अगर जो साक्ष्य दिए जाते हैं उनको एज ए विटनेस काम में लिया जाता है, और ये साक्ष्य उसको ये कहकर ही लिए जाते हैं कि आपके ये जो साक्ष्य दे रहे हो ये एज ए विटनेस काम में लिए जाएंगे, तो आप जो बोल रहे हो वो सत्य ही बोले। चलिए, क्लॉज 1 हो गया हमारा। अब आते हैं क्लॉज 2 पर, आरोप से भिन्न अपराध। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पर उसने कोई अपराध किया है, उस पर आरोप लगा दिया गया है, इसके बाद में कुछ और एविडेंस लाए जाते हैं, साक्ष्य लाए जाते हैं, और उन साक्ष्यों से क्या पता चलता है
कि इसने ये अपराध नहीं किया बल्कि कोई दूसरा अपराध किया है, तो उस अभियुक्त को उस दूसरे यानी कि जो उसने एक्चुअल में अपराध किया है उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा, चाहे उस पर उसका आरोप ना लगाया गया हो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेक्शन का जो ये क्लॉज 2 है ये आपको ये बताता है कि यहाँ आरोप नहीं लगेगा पर फिर भी दंडित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आरोप तो किसी और अपराध का लगाया गया था और जब एविडेंस मिला तो कोई और अपराध बन गया, तो दूसरे अपराध के लिए उसे दंडित किया गया है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये हो गए हमारे सेक्शन 221। अब हम सेक्शन 222 यानी कि 222, 223 और 224 को भी अभी कवर करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 222। तो सेक्शन 222 क्या कहता है? When offense proved include in offense charges। यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए कुछ अपराध किया गया, कोई अपराध किया गया और उसके बाद में साबित क्या हुआ, एक छोटा अपराध। हालांकि चार्जेस किसी और आरोप के लगे थे, किसी और आरोप के चार्ज थे, पर हुआ क्या, उसकी जब जांच हुई तब पता चला कि वो तो एक छोटा सा अपराध बन गया। तो वहां पर उस छोटे अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा, चाहे उसका चार्ज उस पर ना लगा हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा और हत्या के आरोप में जैसे ही वो ट्रायल में आता है तो वो ये साबित कर देता है कि उसने जो हत्या की थी वो अचानक प्रकोपन से की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे उस अपराध के एक्सेप्शन का फायदा मिल गया और वहां पर उसकी जो सजा है वो उसको छोटे अपराध के लिए दी गई। इसी तरीके से एक और है कि अगर मान लीजिए उस पर घोर उपपत्ति का एक अपराध का चार्ज लगा है, पर वो ये साबित कर देता है कि उसने ये घोर उपपत्ति अचानक प्रकोपन से की थी, तो वहां पर उसे उस छोटे अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो आरोप लगाए गए हैं उससे भिन्न कोई छोटा अपराध साबित हो जाता है तो वहां उसे उस छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, ना कि उस अपराध के लिए जिसके उसके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो यहाँ पर छोटे अपराध के लिए चाहे चार्ज ना लगे हो पर साबित अगर छोटा अपराध हुआ है तो उसी अपराध के उस पर आरोप लगाकर उसको दोषित किया जाएगा। इसका ही सेकंड क्लॉज आपका आ रहा है, अपराध किया परंतु अपराध का प्रयत्न साबित हुआ। किसी व्यक्ति ने अपराध किया, उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इसने ये अपराध किया है, परंतु साबित क्या हुआ कि उसने अपराध नहीं किया बल्कि अपराध करने का प्रयत्न किया था। तो वहां पर उसे अपराध करने के प्रयत्न के लिए ही दोषित ठहराया जाएगा, ना कि किसके लिए, उस अपराध के लिए। साबित अपराध का प्रयत्न हुआ है, साबित क्या हुआ है, अपराध का प्रयत्न हुआ है, तो दोष सिद्ध भी इसी चीज के लिए ही किया जाएगा। यहाँ पर जो अपराध का चार्ज था उससे भिन्न किसी छोटे अपराध के लिए उसे वो साबित हुआ है, तो वहां पर उसे दोष सिद्ध भी उस छोटे अपराध के लिए ही किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका, छोटे अपराध की कार्यवाही शुरू करने के लिए ये इसका एक्सेप्शन परंतु है कि छोटे अपराध की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की गई है तो अभियुक्त को उसके लिए दोषित नहीं ठहराया जाएगा, उस छोटे अपराध के लिए दोषित नहीं ठहराया जाएगा। अब
एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि छोटा अपराध और बड़ा अपराध क्या होता है, ये कोई स्पेसिफाइड इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये कॉमन जो सामान्य भाव है उसको देखते हुए ही डिसाइड किया जाता है। 304B आईपीसी का सेक्शन 304B और 302 यानी कि 304B आपका है दहेज मृत्यु से और 302 हत्या से। तो 304B को भी 302 से कम नहीं माना गया है, यानी ये इससे तुच्छ अपराध नहीं है, कतई नहीं है ये उससे तुच्छ अपराध। 307 302 से तुच्छ है। कैसे है? 307 है अटेम्प्ट यानी कि कोशिश, प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न किया गया था, और 302 क्या है? हत्या हो चुकी है यहाँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे अभी बताया था कि अपराध के अगर प्रयत्न साबित हुआ है तो उस प्रयत्न के लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा, ना कि उस अपराध के लिए। तो ये सर्कमस्टांसेस को देखते हुए साबित किया जाता है। इसके ऊपर कुछ केसेस भी आ चुके हैं। नेक्स्ट केस सेक्शन आता है आपका सेक्शन 223 223 व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली। तो सेक्शन 218 से लेके 222 तक हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार चार्जेस को, जो अपराध है उनको किस प्रकार ज्वाइंट किया जाएगा, उन अपराध को ज्वाइंट करके किस प्रकार एक चार्जेस लगाया जाएगा। अब तक हम क्या कर रहे थे? उन अपराधों को ज्वाइंट कर रहे थे जो एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए थे। सेक्शन 223 क्या बताएगा? लोगों को, उन व्यक्तियों को जोड़ना है, उन व्यक्तियों को, कई व्यक्तियों को ज्वाइंट करके एक साथ उन पर आरोप लगाने हैं। तो यहां पर हम क्या किसको ज्वाइंट करने वाले हैं? मैंने यहां लिखा भी है स्पेसिफिक कि यहां व्यक्तियों को जोड़ना है, यहां व्यक्तियों की ज्वाइनिंग होगी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्राइम या जो आरोप है उनका कैसे संयोजन होगा, और यहाँ पर व्यक्तियों का संयोजन कैसे होगा। तो व्यक्तियों के संयोजन के लिए कुछ पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि एक ही समयवार होना चाहिए, एक ही समयवार के अनुक्रम में एक ही अपराध, एक ही समयवार के अनुक्रम में एक ही अपराध किया गया है तो सभी व्यक्ति उसके लिए दोषी ठहराए जाएंगे और उन सबका जॉइंट ट्रायल हो सकता है। निर्भया कांड इसका एग्जाम्पल है कि 4-5 लोग थे, एक ही सामान्य अनुक्रम में उन्होंने जो एक्ट किया है उन सब के लिए उनको एक साथ ट्रायल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि अपराध करने वाला और दुष्प्रेरित करने वाला। आप सेक्शन आईपीसी में पढ़ेंगे सेक्शन जो 107 है वो अबेटमेंट से रिलेट करता है। तो वहां पर क्या है कि जो अपराध करता है और जो उस अपराध को करने के लिए उस व्यक्ति को भड़काता है, उकसाता है, वो व्यक्ति भी बराबर का दोषी माना जाता है। और उस समय उस अपराध के लिए अपराध करने वाले व्यक्ति को और उसका दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को जॉइंट रूप से ट्रायल किया जाता है। तो यहाँ पर उन दोनों व्यक्ति का क्या किया जा सकता है? जॉइंडर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? एक ही वर्ष में एक प्रकार के अनेक अपराध किए गए हों। एक ही वर्ष में एक ही प्रकार के अनेक अपराध किए गए हों। एक चोरी का गैंग है, एक साल में उसने आज यहाँ चोरी की, आज वहां चोरी की, आज वहां चोरी की, यानी कि एक ही प्रकार के काम किए हैं पर अलग अलग जगह किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। एक ही समयवार में के अनुक्रम में विभिन्न अपराध किए हों। अब किसी ने क्या है, घर में चोरी करने के लिए या लूटने के लिए घुसे, किसी ने हत्या कर दी, किसी ने
लूटपाट मचाई और किसी ने किसी बच्चे को साथ में किडनैप करके और ले आए। तो ये क्या था, ये था कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ही समयवार में वो घर में घुसे हैं, पर सबने क्या है, विभिन्न विभिन्न अपराध किए हैं। तो वो सभी के सभी किस चीज के लिए दोषी हो जाएंगे, उस अपराध के लिए दोषी होंगे। और यहाँ पर भी उनका जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है, उनको जॉइंट एक साथ में उनका आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, चोरी, छल, उद्यापन या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करने वाले व्यक्ति, यानी कि इन सब का अपराध करने वाले जो अभियुक्त हैं और उनका कब्जा प्राप्त करने वाले, ये अपराध करने वाले व्यक्ति और इन अपराधों करने के लिए सभी के सभी अपराध किससे रिलेटेड हैं, ये अपराध संपत्ति से रिलेटेड अपराध हैं सभी। तो जो संपत्ति के प्रति अपराध करता है और बाद में चोरी करने वाला और चोरी की वस्तु को प्राप्त करने वाला, उस पर कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति भी उतना ही लायबल माना जाता है। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों का भी जॉइंडर किया जा सकता है, इनका भी आरोप एक साथ लगते हैं। ये है हमारे वो पॉइंट्स जहां पर व्यक्तियों को ज्वाइन किया जाता है, एक साथ व्यक्तियों को, कई व्यक्तियों को ज्वाइन करके उनके ऊपर ट्रायल चलाई जाती है और उन पे आरोप लगाए जाते हैं। ये किसका एक्सेप्शन था, सेक्शन 218 में, जहां क्या कहा गया था कि प्रत्येक अपराध, सुभिन्न अपराध के लिए अलग अलग आरोप लगाए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति पे अलग अलग आरोप लगाए जाएंगे। यहाँ पर ये इसका एक्सेप्शन है। और मैंने जैसे कि आपको सेक्शन 218 पढ़ाया था, वहां पर भी ये लाइन दे रखी थी कि सेक्शन 219, 220, 221 और 223 ये 218 में इंक्लूड नहीं है, शायद आपको याद होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 224 पर, विड्रॉवल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस। तो अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस चार्जेस चैप्टर का। तो यहाँ पर सेवरल चार्जेस लगे हैं, यानी कि बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। अगर उन चार्जेस में से कुछ को वापस ले लिया जाता है, उनको विड्रॉ कर लिया जाता है, तो क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर चार्जेस वापस ले लिए जाते हैं, अभियुक्त के ऊपर से अभियोजन पक्ष अगर अपने चार्जेस वापस ले लेता है कि मुझे, मैं वो अपने चार्जेस इस पर से वापस ले रहा हूं, तो यहाँ पर उसका चार्जेस वापस लेना अभियुक्त को दोष मुक्ति ही देगा। यानी कि अब ये मान लिया जाएगा कि इसने कोई अपराध नहीं किया है तो ये दोष मुक्त है। परंतु अगर कुछ चार्जेस वापस ले लिए गए हैं और कुछ रखे गए हैं और वहां पर कोई दोष सिद्धि दे दी जाती है और उस दोष सिद्धि के खिलाफ, उसके विरुद्ध अभियुक्त अगर अपील करता है और अगर उस अपील में उसको क्या मिल जाती है, दोष मुक्ति मिल जाती है, यानी कि जस्ट अपोजिट उसको वहां पर उसका जजमेंट मिल जाता है, तो वहां पर कोर्ट पुनः विचारण या जांच कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि चार्जेस नहीं लगने के बावजूद भी कोर्ट पुनः जांच के लिए भेज देगा। तो ये सेक्शन हो गए हमारे 222, 223 और 224। चार्जेस का चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन बहुत जरूरी है। तो आप इसको LLB, RJS हर तरीके से अच्छे से पढ़िए। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।